जय जवान जय किसान। मैं जिलाजीत द्विवेदी। आज मैं आपको बताऊंगा कि धान की फसल में खाद और उर्वरक कि कैसे आप ध्यान देते हैं। दोनों शब्द आते हैं, खाद और उर्वरक, दोनों पर विशेष तौर पर कैसे आप ध्यान दिया जाता है, इस चीज़ पर हम बताएंगे। अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि हरी खाद के बारे में। तो सबसे पहले सबसे बेटर है कि आप ज़्यादातर ये कोशिश करें कि आप उर्वरक का प्रयोग कम करके और खाद का आप प्रयोग ज़्यादा करें। इसमें आप हरी खाद का, कंपोस्ट का, FYM का और वर्मी कंपोस्ट, इसको आप उचित मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले धान की फसल के लिए हरी खाद भी बहुत अच्छा है। हरी खाद में आपका सनई है, ढैंचा है और फिर आपका लोबिया है, उड़द है, इस सब का आप प्रॉपर मात्रा में उपयोग कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में यदि आप लगभग जैसे गेहूँ कटाई हो जाए उसके बाद में आप तुरंत सनई या ढैंचे की बुआई कर दीजिए। आप लोबिया का बुआई कर सकते हैं और ट्रांसप्लांटिंग के 15 दिन पहले फिर मिट्टी पलट वाले हल से मिट्टी में उसको जोतकर अच्छी तरीके से उसमें मिट्टी में मिला दें। और ये चीज़ पर विशेष ध्यान रखें कि कम से कम उसके ऊपर 5 से 6 इंच तक वो मिट्टी रहे। ये चीज़ है। आप हरी खाद का भी, हरी खाद में एक चीज़ अगर आप सनी का कर रहे हैं तो उसमें ये चीज़ ध्यान रखें कि उसमें फूल आने से पहले ही उसकी जुताई सही मात्रा में आप कर दें। इसके बाद में धान में कुछ जैव उर्वरक का भी आप उपयोग कर सकते हैं। अब जैव का भी, और उसमें जो भी जीवों के द्वारा आप इसमें फास्फोरस के लिए आप PSB से उसको उपचारित कर सकते हैं, फास्फोरस स्टेबलाइजिंग बैक्टीरिया। इससे जो मृदा में जो स्थिर फास्फोरस है उसको घुलनशील बना करके और आसानी तक पौधों तक ये पहुंचाने का काम करता है। इसके बाद में आप का एजोक्टोबैक्टर है, उससे भी आप उपचारित करके चाहे उसको आप खेत में सीधा कर सकते हैं या फिर जो भी आपका पौध है उसको भी आप उपचारित करके और खेत में लगा सकते हैं। इससे भी ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। उसके बाद में धान की फसल, इसमें पानी लगभग हमेशा प्रॉपर मात्रा में रहता है, तो इसमें आप मुख्य तौर पर एजोला का प्रयोग कर सकते हैं आप, और एजोला के साथ आप इसमें बीजे का प्रयोग कर सकते हैं। ये सब भी आप इसमें जैव उर्वरक के तौर पे इसका भी आप मुख्य तौर पर उपयोग कर सकते हैं। इसमें भी जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है और इसी में और इसके साथ ही साथ ये मृदा में नमी बनाए रखता है और इसी के साथ साथ ये खरपतवार को भी कम उगने देता है। तो ये भी इसके लिए बहुत ही अहम होता है। और इसी के साथ यदि आपके पास FYM या कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट आपके पास है तो पौधरोपण के लगभग 20 से 25 दिन पहले इसको खेत में डाल करके और अच्छी तरीके से जुताई कर देना चाहिए। ये भी आपके लिए बहुत बढ़िया। इसके बाद में फिर मैं उर्वरक की तरफ आता हूँ। तो उर्वरक भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर अगर आप INM का प्रयोग करते हैं, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का प्रयोग करते हैं, तो उसमें आप कंपोस्ट और उसमें ये सब तरीके से आप कर सकते हैं। तो इसमें उर्वरक में इसमें मुख्य तौर पे आप ध्यान दे सकते हैं कि उर्वरक में जैसे आपका मुख्य तौर पर इसमें आपका NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इसके लिए ज़्यादातर किसान प्रयोग करता है। SSP या DAP का प्रयोग कर सकता है, MOP का प्रयोग करता है और इसमें यूरिया का प्रयोग करता है। तो इस तौर पर और धान की फसल में ये चीज़ ज़्यादातर देखा जाता है कि इसमें खैरा रोग का ज़्यादा प्रकोप होता है तो किसके जिंक की कमी से होता है। तो एक चीज़ ये भी रखें कि 10 से 15 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से या आप पौधरोपण के समय और या आप कम से कम पौधरोपण के 20 से 25 दिन बाद उसमें आप दे सकते हैं जिंक सल्फेट भी। तो इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। और इसमें NPK जो 120, 80, 60, इसका भी आप उपयोग करके ज़्यादातर ये कोशिश करें कि आप ये कोशिश करके कि अगर आपको फास्फोरस देना है तो इसमें SSP के द्वारा ज़्यादा दें, क्योंकि SSP में फास्फोरस और कैल्शियम और सल्फ़र, ये तीनों तत्व आपको मुख्य तौर पर मिल सकता है। तो इसका भी विशेष तौर पर ध्यान दें। इसमें पौधरोपण के समय
पौधरोपण के समय फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन का 1/3 मात्रा लगभग ये आपका पौधरोपण के समय देना चाहिए। शेष जो आपका नाइट्रोजन का है ये आपका लगभग 2 बार में बाद में इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। इस पर भी आप विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये था आपका खाद और उर्वरक किस तरीके से धान की फसल के लिए काफ़ी इसके लिए आपका महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।